हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जिस वीडियो से बात करेंगे वो सीटेट के पेपर 1 के ईवीएस से पर्यावरण अध्ययन के जो एनसीईआरटी बुक का हमने एनालिसिस किया था। हमने पिछले वीडियो में हमने एनालिसिस किया था कि सीटेट में कितने पार्ट्स हैं, कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, वो पिछले वीडियो में है। और उसी में हमने देखा था कि जो पेपर 1 में जो ईवीएस का है उसमें 30 मार्क्स का ईवीएस है, तो 30 मार्क्स में 15 मार्क्स का जो पेडागॉजी है और 15 मार्क्स का जो एनसीईआरटी बुक्स है तो उससे रिलेटेड है। तो हम उसी पेपर 1 के जो एनसीईआरटी बुक्स है उसी में डिस्कस करेंगे पेपर में। यदि अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए और लाइक और शेयर कीजिए। हमने इसमें आपको जो क्योंकि देखिए आपके पास टाइम कम है और हमने इसको शॉर्ट्स नोट में आप यदि इसको इस वीडियो को बार बार देखते हैं, रिवीजन करते हैं, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएगा और क्वेश्चन आप सीधा क्वेश्चन अटैम्प्ट करते फिर आपको एनसीईआरटी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैंने इसमें जो हर पॉइंट्स की बात की, क्वेश्चन जो आपका एग्जामिनर होगा वो क्वेश्चन कहाँ से सेट कर सकता है, किस वे में सेट करेगा क्वेश्चन, तो आपको इतना में नोट्स आप ये नोट्स पढ़ लेंगे तो आपको वहाँ से आपको मिल जाएगा सारे क्वेश्चन, है ना। ये एनसीईआरटी की बुक्स है आपकी 3rd क्लास की, है ना। चलिए हम शुरू करते हैं। क्लास 3rd का है ये, पर्यावरण अध्ययन का। सबसे इसमें देखिए, इसमें वो चैप्टर्स मैंने स्किप कर दिए जिसमें से कोई चैप्टर क्वेश्चन बनता नहीं था। बस ऐसे ही बच्चों को, क्योंकि वो बच्चों के इन्जॉयमेंट के लिए वो चैप्टर्स इंक्लूड है। लेकिन सीटेट के पर्पज से यदि देखें तो कौन से चैप्टर से यदि एक एक नंबर के कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने चैप्टर्स इसमें लिए हैं, और जो चैप्टर से क्वेश्चन नहीं बन रहे थे उस चैप्टर को मैंने स्किप कर दिया। तो सबसे पहले है चैप्टर नंबर 2, जो इसमें है चैप्टर 2 है पौधों की परी। उसमें ये था कि मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर, है ना, वो थे इंदौर, यानी कि मध्य प्रदेश में एक शहर है इंदौर, वहाँ के रहने वाले थे। वो सूखे पत्ते से बढ़िया चित्र बनाते थे। तो क्वेश्चन यहाँ पे जो सीटेट संबंधित है वो इसमें ये पूछ लेगा कि ये विष्णु चिंकालकर कहाँ के रहने वाले थे, है ना। ये आपको इंदौर सिटी भी दे सकता है या राज्य मध्य प्रदेश दे देगा। अब उसका वो उनका मतलब पेशा क्या था, जो प्रोफेशन क्या थी, तो बहुत बढ़िया पत्तों से चित्र बनाते थे। तो यहाँ पे आपका सीटेट का 2 क्वेश्चन यहाँ पे भी बन रहे हैं आपके। फिर चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 है खाना अपना अपना। उसमें है कि रोटियाँ बनाने की विधि, खाना अपना अपना में देखिए तो उसमें एक रोटी जो प्रोसेस है कि रोटी कैसे बनता है, क्योंकि आजकल भारत में सभी महिलाओं को जो लोग पेपर दे रहे हैं उनको तो पता ही है, लेकिन खास तौर से जो पुरुष लोग हैं उन लोगों को कठिनाई आ सकती है, क्योंकि जो पेपर में एक सीक्वेंस दे देगा आपको और वो कहेगा कि आप सीक्वेंस मैच कीजिए, तो उस सीक्वेंस में आपको कहीं ना कहीं कन्फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है ऐसे। तो इसमें सबसे पहले क्या होती है कि पहले आटा लिया जाता है, फिर आटा को गूँथा जाता है और फिर छोटे-छोटे गोलियाँ बनाई जाती है और फिर उसे जो है ना बेला जाता है और आग आग पे उसको पकाया जाता है। क्वेश्चन यहाँ पे दे देगा कि सेका भी जाता है ना? तो वहाँ पे पकाया जाता है उसको। फिर दूसरा ये है कि हांगकांग के लोग लिंगहू फेन खाते थे। क्या खाते थे? हांगकांग के जो लोग हैं लिंगहू फेन खाते थे। अब ये लिंगहू फेन क्या होता है? यह साँप से बना होता है ना? ये साँप से बना होता है। और दूसरा आपके पास ये है कि कश्मीर में लोग सरसों के तेल से पकी हुई तालाब की मछलियाँ खाते थे। तो ऐसे क्वेश्चन ये कई बार आया भी है इस सीटेट में। तो कश्मीर के लोग कौन से तेल में वहाँ पे मछलियाँ पकाते थे? तो ये सरसों के तेल में मछलियाँ पकाते थे। और उसके बाद है कि गोवा में लोग नारियल के तेल से पकी हुई मछलियाँ खाते थे। तो देखिए यहाँ पे आप थोड़ा कन्फ्यूज़ जाएँगे, कश्मीर में क्या थे? कश्मीर में सरसों के तेल से मछलियाँ खाते थे, लेकिन गोवा में जो है कौन से तेल से? मतलब नारियल के कोकोनट ऑयल से वहाँ पे मछलियाँ जो उसको तली जाती थी। केरल केरल के जो लोग थे वो उबले हुए टैपिकोआ को नारियल से बनी हुई किसी में करी के साथ खाते थे। तो ना इसमें टैपिकोआ कहते थे उसको, उससे बनी हुई खाते थे। अहमदाबाद, गुजरात लोग जो है ढोकला, इडली, मिठाई खाना पसंद करते हैं। ये क्वेश्चन सीटेट में कई बार आ चुका है कि अहमदाबाद के लोगों को मतलब सबसे ज़्यादा वहाँ के लोग को क्या पसंद है? तो ढोकला, इडली और मिठाई यहाँ पसंद है। वलसाड स्टेशन वो कहाँ पे है? गुजरात में है। वहाँ के लोग जो है वो बट्टा यानी कि बड़ा, पूड़ी, साग और ठंडा दूध, फल, चाय बेचते हुए मिल जाएँगे। तो यहाँ पे वहाँ पे क्या चीज़ फ़ेमस क्या है? तो गुजरात में ये जो जो वलसाड स्टेशन है वहाँ पे जो लोग हैं ना वो बड़ा, पूड़ी, ये सब जो ठंडा जो कोल्ड मिल्क होता है, जो फ्रूट्स होते हैं, जो टी होती है वो वहाँ पे लोग ज़्यादा बेचते हैं। अब चैप्टर नंबर 7 है, बिन बोले बात।
बिन बोले बात। अब बिन बोले बात में हम देखते हैं कि मूक नाटक एक ऐसा खेल है जिसमें बिना बोले सभी को अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी होती है, मतलब जिसको हम साइलेंट कहते हैं। कई बार हम एक्टिविटी भी करती है कि आप कोई चीज़, जैसे कि अब सर्कल में कोई बच्चा खड़ा है या स्टूडेंट सर्कल में खड़े होते हैं, तो उनको हम एक इशारा से करते हैं, जैसे कि कोई हाथ से पंच कर दिया, तो मतलब उसको एक्टिव देखते हैं कि वो कितना एक्टिव कितना है, तो उस बात पे हम बात करते हैं। तो वो बिना बोले की बात ये चैप्टर है, उसमें है कि मूक नाटक एक ऐसा खेल है जिसमें बिना बोले सभी को अपनी बात जो है ना दूसरों तक पहुंचानी होती है। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो लोग सुन नहीं सकते, जो मतलब जो लिपसिंग करते हैं, वो होठों को मतलब पुकार से दूसरों की बात समझते हैं। क्या है, जो सुन नहीं सकते, कहते हैं ना कि जो मतलब हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे क्लासरूम में, तो आप उनको क्या क्लासरूम में जो सीटिंग अरेंजमेंट होती है, तो उनको आप आगे बिठा दीजिए, जिससे क्या होगा कि आप जो लिपसिंग है उससे वो बच्चा समझ सकता है। तो ये वहाँ से ये क्वेश्चन आपको पेडागोगी में भी पूछा जा सकता है। जो लोग बोल और सुन नहीं पाते उन्हें विशेष आवश्यकता वाले लोग कहते हैं। मैंने आपको पेपर 1 में बताया था कि स्पेशल चाइल्ड क्या होते हैं। स्पेशल चाइल्ड्स कई प्रकार से होते हैं, विजुअल्स एम्पायर, हेयर एम्पायर्स, है ना? तो इसमें ये है कि जो लोग बोल नहीं पाते हैं, जो सुन नहीं पाते, उनको हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहते हैं, मतलब स्पेशल चाइल्ड कहते हैं, है ना? उसके बाद है चैप्टर 8। इस चैप्टर 8 में है कि पंख फैलाए और उड़ते जाए। इसमें वो पंख हो गया, तो पंख फैलाए उड़ते जाए, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है सिस्टम से। फिर उसके में ये है कि एक वहाँ से आपको सबको पता ही है, बहुत छोटी क्वेश्चन है कि हमारे नेशनल बर्ड्स कौन से हैं? मोर है ऑफकोर्सली। और दूसरा पॉइंट ये है कि चील चील जो है ना वो चूहे खाती है। चील क्या खाती है? चूहे खाती है। और उनकी पूँछ बहुत लंबी होती है और खाँचे वाली होती है। तो क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा हमें थोड़ा ना गौर करना होगा। सबको पता है कि चील चूहे खाती है, उसकी पूँछ लंबी होती है, और जो उसकी जो पूँछ मतलब उसकी जो वो जो होती खालें होती है ना, मतलब खाँचे वाली होती है। उसकी पूँछ क्या होती है? खाँचे होती है, उसमें स्ट्रक्चर बनी होती है। और उसके बाद क्या है कि कौवा जो है वो काले अ, कौवा जो है काले पंखों वाला होता है, और कौ कोयल के काले पंख होते हैं। यह कू कू की आवाज़ करता है। ये अपनी मीठी आवाज़ के लिए प्रसिद्ध है ना? और गिद्ध मरे हुए जानवर खाता है। गिद्ध जो है मरे हुए जानवर खाता है। ये एक हो गया। इसमें मैं एक पॉइंट ये छूट गया था, देखिए, ये कौवे, देखिए क्वेश्चन जो सीटेट में आया था पिछले माता कि क्वेश्चन जो आया पहले कई बार ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है कि कौवे की तरह, मतलब जो कोयल है वो आंसर क्वेश्चन आपको बताएगा नहीं कोयल एग्जामिनर, उसमें ऐसा होगा पेपर में कि कौवे की तरह दिखता है ना? कौवे की अंडे को उसका मतलब उसके जो अंडे को भी पाल-पोष करता है। तो कौवे जो है ना अपने अंडे में नहीं घोंसला देते, मतलब अपने अंडा नहीं देता अपने घोंसले में। वो जो है ना कोयल के अंडे में घोंसला देता है, और उसे पता नहीं चलता कि वो मेरा ही अंडा है कि किसी और का। और फिर वहाँ पे जब बच्चा बड़ा हो जाता है अपने आप, फिर वो उड़ जाता है वहाँ से। तो ये कौवा और कोयल में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है यहाँ से। ऊपर मैं एक चीज़ भूल गया, तोते का। तोते के पंख हरे होते हैं और चोंच उसकी लाल होती है, इसमें देखना। और यहाँ पे वो क्या खाता क्या है? वो अमरूद और मिर्च खाता है। क्वेश्चन यहाँ से भी कई बार बना है। तो क्या खाता है वो? अमरूद और मिर्च खाता है, और लोगों की आवाज़ की नकल करता है तोते। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, मतलब इसकी विशेषता होती है। पेपर इन विशेषताओं में से किसी भी एग्जामिनर क्या है वो आपको क्वेश्चन दे देगा, और उसमें से एक विशेषता उनमें ऑप्शन दे देगा, वो सही होगा, उसको आपको सेलेक्ट करना होगा। इस टाइप से जो क्वेश्चन पेपर डिजाइन होता है ना? गिद्ध क्या और मरे हुए जानवर खाता है। फिर उसके बाद क्या है, कबूतर की घोंस जो है ना गुलाबी होती है, मतलब कबूतर की चोंच गुलाबी होती है। इसमें मतलब गलती लिख गया है। कबूतर की जो चोंच क्या होती है वो गुलाबी होती है। इसके जो पंख सलेटी होती है, और जो गुटरगू की आवाज़ करता है, तो कबूतर को कैसी आवाज़ करता है? वो गुटरगू की आवाज़ करता है। चोंच कैसी होती है? गुलाबी होती है। ये सारे उसके कैरेक्टरिस्टिक है। दार्जिलिंग चिड़िया अपनी चोंच का सुई की तरह इस्तेमाल करके पत्तियों को बुनकर घोंसला बनाती है। देखिए, इस दार्जिलिंग चिड़िया पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है सीटेट में, जो मतलब क्वेश्चन इस टाइप का आया हुआ है कि कौन सा ऐसा चिड़िया है जो अपनी चोंच से घोंसला बनाता है ना? चोंच के इस्तेमाल कर पत्तियों को बुनकर घोंसला बनाता है, ऐसे इस क्वेश्चन घुमा के देता है। तो आपको उसमें लिखना होगा दार्जिलिंग चिड़ियाज़, है ना? दूसरा पॉइंट ये है कि कठफोरवा पेड़ के
तने में जो छेद करता है, जो कठफोरवा होता है वो पेड़ के तने में छेद करता है और वहाँ छिपे हुए कीड़े को खाता है। तो ये भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। वहाँ से भी एक मतलब कौन सा ऐसा है जो पेड़ के तने को छेद करता है और वो उनके जो पेड़ में छिपे होते हैं वो कीड़े खाते हैं, वो कौन सा है, कौन सा बर्ड्स है? तो हमें लिखना होगा कठफोरवा, है ना। फिर उसके बाद है कि मैना झटके से अपना गर्दन आगे पीछे कर सकती है ना। मैना जो है वो झटके से अपना गर्दन आगे पीछे कर सकती है। ये देखना यहाँ पे आगे पीछे कर सकती है, आगे और पीछे कर सकती है तुरंत। अब क्यों करेगी, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन है, आगे देखिए, हमें देखते हैं अभी। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, और उल्लू जो है अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। मैना क्या था, वो आगे पीछे कर सकता है, लेकिन उल्लू जो है वो पीछे तक घुमा सकता है। पंछियों के पंख अलग अलग रंग, आकार और डिजाइन के होते हैं। देखिए अब यहाँ पंछियों के जो पंख है ना वो कैसे एक अलग अलग रंग की होती है, अलग आकार की होती है, उसके डिजाइन भी अलग होते हैं। उनके पंख जो है ना उड़ने में उनकी मदद करता है, मतलब उनकी हेल्प करता है। उसके जो जब पंछी उड़ता है उस उड़ने के लिए उसको, तो यहाँ पे क्वेश्चन सीरियड में उसके पंख किस में सहायता करता है, तो उसको उड़ने में सहायता करता है। और उन्हें जो गर्म भी कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें गर्म उन्हें गर्म भी कह होते रखते हैं, वो पंख जो है ना गर्म रखते हैं। फिर क्या करते हैं, समय समय पर पंछियों के पुराने पंख जो झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। जब एक टाइम पीरियड होता है पंछी के जो, क्योंकि उसका सब कुछ उसी पे डिपेंड होता है हर बर्ड्स के, तो जो उसके जो पंख हैं ना वो अपने आप झड़ जाते हैं, एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के बाद उसके नए जो पंख है वो आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि पक्षी जो है, जो बर्ड्स है, वो अपने गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं। देखिए क्वेश्चन, देखिए ये जो पॉइंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके लिए। पंछी अपना जो बहुत बहुत हिलाते हैं, गर्दन बहुत हिलाते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी आंखों की जो पुतली घूम नहीं सकती, उसकी जो पुतली है आँखों की वो घूम नहीं सकती है, इसीलिए जो पंछी पंछी है ना, वो अपना गर्दन बहुत हिलाती है। इस पे सीटेट के क्वेश्चन अभी तक कम से कम 10 बार भी ये क्वेश्चन आ चुका है सीटेट में। पक्षी अपना गर्दन क्यों बार-बार मतलब घुमाती है, बहुत अधिक क्यों घुमाती है? क्योंकि जो उसकी आँख की जो पुतली है, वो घूम नहीं सकती है, ठीक है? क्योंकि वो जो आँख की जो पुतली है देखिए, ये जो है वो घूम नहीं सकती है। है ना, ये आँखों की पतली यहाँ पे स्लाइड को कवर कर गया है। तो यहाँ की जो आँखों की जो पतली है वो घूम नहीं सकती है, ये मेन रीज़न होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 13, छू कर देखे। देखिए ये चैप्टर भी सीरियल के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन आ चुका है। अब ये इसमें देखते हैं कि पहला पॉइंट क्या है। जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने और लिखने का खास तरीका होता है, उनको क्या कहते हैं, ब्रेल कहते हैं। तो सीरियल क्वेश्चन इससे भी पूछा जा चुका है कई बार कि जो लोग मतलब विजुअल एम्पायर्स जो लोग होते हैं, जो लोग देख नहीं सकते, उनको हम कैसे पढ़ाएंगे क्लासरूम में? तो उनके लिए पढ़ाने के लिए एक ब्रेल लिपि होती है, तो उस ब्रेल लिपि से पढ़ाई जाती है। फिर दूसरा है कि ब्रेल एक वो होती कैसी है, तो ब्रेल एक मोटे कागज पर एक नुकीली औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। मतलब एक ब्रेल, एक पेपर्स जो मोटे पेपर्स होते हैं उस पे डॉट डॉट्स लिखे जाते हैं, और ब्रेल की बिंदु मतलब हाथ फेरते हुए पढ़ा जा सकता है। आप उसको कैसे मतलब जब हाथ फेरेंगे ना तो आप उनको समझ में आ जाता है, उसके कोड होते हैं वो स्टार्टिंग से। ब्रेल लिपि लुई ब्रेल द्वारा खोजी गई थी। अब इसका मतलब आविष्कार किसने किया, किसने खोजा इसे? तो लुई ब्रेल था, उसी के नाम पे ये ब्रेल लिपि पड़ी थी। वो फ्रांस का रहने वाला था। 3 साल तक तब एक दिन अपने माता पिता के औजारों से खेल रहा था। अचानक एक नुकीली चीज़, जो नुकीली चीज़ थी वो औजारों से उनकी आंखों में चोट लग गई, और जिससे कि उनकी आंखें जो है ना वो खराब हो गई थी, उसने बिल्कुल दिखाई देना बंद कर दिया। तो एक लुई ब्रेल्स की एक साथ ये एक्सीडेंट घट गया था, तो उसी के साथ उन्होंने एक इनका आविष्कार के खोज निकाला। लुई ब्रेल्स की जो पढ़ने में बहुत अधिक रुचि थी, उसकी जो पढ़ने में बहुत अधिक रुचि थी, वो पढ़े कैसे? तो उसने हार नहीं मानी,
और पढ़ने के लिए तरह तरह की जो तकरीबें सोच रहा था। आखिर उसने एक तरीका ढूंढ ही लिया कि छूकर और महसूस करने का पढ़ने का। जो ब्रेल लिपि है उनको आप छू करके आप महसूस करके पढ़ सकते हैं, है ना। ये बाद में ब्रेल लिपि नाम से जानी जाने लगी। ब्रेल लिपि में जो मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु होते हैं, उभरे होने के कारण इनको छूकर पढ़ा जा सकता है ना। ब्रेल लिपि में टोटल 6 बिंदु होती है। इस पे भी क्वेश्चन सीटेट में कई बार आ चुका है कि जो ब्रेल लिपि है उसमें कितने डॉट्स होते हैं। उसमें 6 डॉट होते हैं, मतलब 3 एक साइड 3 एक साइड, इधर से 3 इधर से, तो ये मतलब 3 3 एक साइड कॉमन होगा, फिर 3 साइड, मतलब टोटल 6 डॉट इधर होंगे, 6 जो डॉट है वो इधर होते हैं। उसी पे आपको मतलब स्टडी की जाती है। आजकल इसमें नए नए परिवर्तन हुए जिससे पढ़ना लिखना और भी आसान हो गया। अब ये कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है। आपने कई बार जो ब्लाइंड लोग होते हैं, जो विजुअल एम्पायर लोग होते हैं, उनके पास देखा होगा कि जो बुक्स होती है वो सारे ब्रेल लिपि में होती है। इतनी इतनी मतलब मोटी मोटी बुक होती है सारे ब्रेल लिपि में। तो इतना टाइम तो टाइप करने में लगा नहीं, इसलिए अब टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, तो इन्होंने अब कंप्यूटर से भी टाइप हो रहे हैं। तो इसमें से आप 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि ब्रेन लिपि का आविष्कार किसने किया? ब्रेन लिपि में डॉट्स कितने होते हैं? ब्रेन लिपि का क्या इम्पोर्टेंस है ना? तो और किसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है? इस टाइप का क्वेश्चन। ये ब्रेन लिपि के बारे में तो आपको इंटरव्यू में ज़्यादा इसके बारे में पूछ सकता है, लेकिन ये आपके सीटेट में इस तरीके से पेपर में पूछ सकता है। अब चैप्टर नंबर 15 पे बात करेंगे। आओ बनाए। इसमें देखते हैं कि बहुत साल पहले आओ बनाए बर्तन, इसमें चैप्टर का नाम ही है। क्योंकि देखिए कई बार ना आप चैप्टर का नाम भी याद रख लीजिए, क्योंकि कई बार चैप्टर से भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन। उस चैप्टर का मतलब इस चैप्टर में कोई ऐसा कौन सा चैप्टर नाम है बताइए। तो आओ बनाए, ये चैप्टर 15 है, आओ बनाए। बहुत साल पहले एक ऐसा समय था जब लोगों के पास बर्तन नहीं थे। लोगों के पास बर्तन नहीं थे। अब आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आया होगा कि यार बर्तन, लोगों के पास बर्तन, क्योंकि मिट्टी के जो बर्तन है वो बनने कैसे, या कोई सा भी बर्तन कैसे बना, किस तरीके, आपके पास दिमाग में कभी ऐसा क्वेश्चन आया होगा। तो ऐसे ही देखिए मिट्टी के बर्तन उन्होंने के पास, लोगों के पास पहले बर्तन नहीं था। अब लोगों को खाने की चीज़ों को पकाना और सामान रखने के लिए बर्तन की ज़रूरत पड़ने लगी। और बहुत कोशिश करने और दिमाग लगाने के बाद लोगों का बर्तन बनाना सीखे। अब देखिए इसके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है बर्तन बनाने की। इसका हिस्ट्री ये है कि एक दिन ये हुआ था कि वो जो कबीले थे, लोग थे, तो वो लोग एक जगह बैठे हुए थे, वहाँ पे आग जल रहा था। अब वो हिरन के मांस लेके आए, अब वहाँ पे रखा था। अब वो अचानक क्या हुआ कि मांस पका रहे थे, और वो ऐसे आए और मिट्टी का उन्होंने ऐसे स्ट्रक्चर वहाँ पे था तो उसी में बना दिए। अब वो तो कच्ची मिट्टी का थोड़ा बहुत पहले रख लिए, क्योंकि उस नहीं तो उससे पहले लेदर के एक बैग बनाते थे चमड़े के जानवरों का, उसमें रखते थे। लेकिन उसके बाद मिट्टी से बनाया, और वो मिट्टी में क्या किया, वो आग में गिर गया वो मिट्टी का बर्तन, तो वो पक गया। जब पक गया तो कहा यार ये क्या हुआ, तो टूटा नहीं उसमें, तो वो पक गया। लेकिन जब बाद में निकाला तो यार क्या ये तो मतलब हैवी, मतलब बहुत मजबूत हो गया, ये टूट भी नहीं रहा है। तो वहाँ से उसके बाद क्या किया लोगों ने, से समझ गए कि मतलब आग में जो कच्ची मिट्टी का हम कुछ भी बना के डाल देंगे तो एक ऐसा चीज़, ठोस चीज़ बन जाएगा जो जिसको हम सामान रख सकते हैं, है ना। तो तब से मिट्टी का बर्तन बनाना शुरू हो गया। फिर इसके बाद करते हैं कि शुरुआत में क्या हुआ। बर्तन पत्थर और मिट्टी से बनाए जाते थे। लोग पत्थर के बर्तन, हाथों से पत्थरों को खोद करके, कुरेद करके मिट्टी के बर्तन, और गूंथ करके अपने हाथों से आकार, मतलब स्ट्रक्चर वो देते थे। जो आज के समय में जो हमारे जो मिट्टी के बर्तन बनते हैं, जिनको हम कुम्हार लोग कहते हैं ना, जो बनाते हैं। लोगों ने यह भी खोज लिया कि मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाने के लिए उन्हें आग में पकाना चाहिए, है ना। तो ये उसी एक्सीडेंट में ये ऐसी ये खोज हुई थी जब कबीले के साथ, तब से वो मिट्टी के बर्तन बने थे, है ना। तो ऐसे इस टाइप में क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। और चैप्टर नंबर 16 पे बात करेंगे अब हम। खेल खेल में, चैप्टर नंबर 16 है खेल खेल में। एक एस्टापो, एस्टापो एक स्थानीय खेल है, एक लोकल खेल है, जिसमें क्या होती है, हाफ स्कॉच भी कहा जाता है, इसको हाफ स्कॉच भी कहा जाता है। और इसे टिप्पी से खेला जाता है, टिप्पी से। तो आपसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछ सकता है कि टिप्पी से कौन सा खेले जाने वाला खेल है, तो स्टेपू भी, स्टेपू जो एक लोकल खेल है। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि कौन सा ऐसा एक लोकल खेल है जो टिप्पू से खेला जाता है, तो वह स्टेपू है।
इसको हम कह सकते हैं जो स्टेप हुआ है ये जो स्टेप हुआ है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि अब चैप्टर नंबर 18 पे बात करते हैं अब। चैप्टर नंबर 18 क्या है कि ऐसा भी होता है घर। देखिए ये ऐसा भी होता है घर, इस चैप्टर से कई बार सीटेट ने क्वेश्चन पूछा है। इससे पहला पॉइंट है कि जो मोनल है वो गांव असम में है। मोनल कहाँ पे है? वो असम में गांव है। यहाँ बहुत वर्षा होती है, इसीलिए यहाँ घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। ये मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं और ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। अब ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है तो इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा है कि ये कितने फीट ऊंचे होते हैं। ये 10 से 12 फीट ऊंचे होते हैं। ये मजबूत बांस के खंभे पर बने होते हैं, घर अंदर होती है पहाड़ पे, और मकान पत्थर बनी होती है। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें आपको वहाँ पे ये देखना होगा कि असम में आपको बारिश ज़्यादा होती है। थोड़ा इस पर देखिए, क्योंकि रट यहाँ इसमें रटने की कोशिश मत कीजिए, इसमें आप समझने की कोशिश कीजिए। असम के साइड बारिश ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे जहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी तो ऑफकोर्सली वहाँ पे घर जो है ऊंचे बने होंगे। तो ऊंचे कितने बने होंगे? 10 to 12 फीट्स ऊपर बने होते हैं, ऊंचे बने होते हैं, ठीक है। 10 to 12 फीट्स वो ऊंचे बने होते हैं। फिर उसके बाद क्या है कि किसके बने होते हैं? बांस के खंभों पर बने होते हैं, है ना। बांस के खंभों पर होते हैं और अंदर से जो घर लकड़ी के बने होते हैं। उसके बाद क्या है कि क्यों ये असम का हो गया। दूसरा एक्सीडेंट है न्यू दिल्ली का। न्यू दिल्ली भारत की राजधानी है। काम की खोज में लोग यहाँ मतलब गांव से शहर के मतलब जो माइग्रेट होते हैं, दिल्ली जैसे बड़े शहर में आते हैं। ये लोग अक्सर आपने देखा होगा कि शहर में ही बस जाते हैं, क्योंकि जो लोग गांव से माइग्रेट होते हैं और वो लोग यहीं पर आकर बस जाते हैं। यहाँ रहने वाले लोग ज़्यादा है ना। बाहर के यहाँ के लोग रहने वाले कम लोग हैं और बाहर के लोग ज़्यादा रहने वाले ज़्यादा लोग हैं। बहुत से लोगों के पास मकान भी नहीं होते, उन्हें झुग्गी झोपड़ी में रहना पड़ता है और कई लोगों के पास वो भी नहीं होता। तो लोग जहाँ जगह मिले वहीं सो जाते हैं, सड़क पर, फुटपाथ पर, स्टेशन पर। वास्तव में शहरों में घर मिलना बहुत ही समस्या है। और आज के समय में आपने देखा होगा कि ये कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, इसमें जो डेली वेजेस के वर्कर्स थे वो अपने नेटिव पैलेस जा रहे हैं, है ना। तो क्योंकि वो एक माइग्रेट वर्कर्स थे। अब माइग्रेट वर्कर्स में अब यहाँ पे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, पैसे नहीं मिल रहे, क्योंकि उनके पास रहने के लिए घर नहीं था। उनको डेली वेज, उनको डेली पैसा आता है, डेली खाते थे वो, फिर उनका डेली इस तरीके से गुजारा होता है। तो इस तरीके जो हमारे दिल्ली में, दिल्ली ऐसे हो गए, मुंबई हो गए, तो इस तरीके जो सिटीज़ है ना, तो वहाँ से रूरल एरिया से जो लोग आते हैं, तो हमने ये माइग्रेट वर्कर्स में देखा। और दूसरा ये है कि एक इसमें ये एक छूट गया पॉइंट कि मनाली एक पहाड़ी इलाका है। क्वेश्चन मनाली से भी आया है कई बार। मनाली एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ बहुत वर्षा होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। यहाँ मकान पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। अब देखिए मनाली और असम में ना थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है लोगों में, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाती है कि क्वेश्चन इस तरीके से वहाँ पे डिज़ाइन करते हैं एग्जामिनर, क्योंकि ऑप्शन मनाली भी दे देगा, क्योंकि मनाली में एक पहाड़ी इलाका है, वहाँ भी वर्षा होती है और असम में वर्षा होती है। लेकिन जिनको ये ध्यान रखना होगा कि असम में जो घर होती है वो 10 to 12 फीट ऊपर बनी होती है, लेकिन मनाली में ऐसा ऐसा इतना मतलब इतना ऊंचा करके वो नहीं करते वो लोग। वहाँ पे मकान पत्थर के बने होते हैं, वहाँ पे अंदर घर के अंदर में लकड़ी के बने होते हैं असम में, ठीक है। अब इसके बाद ये जो पॉइंट है, अब है राजस्थान से। राजस्थान में क्या होती है, बारिश वहाँ पे बहुत कम होती है और वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि राजस्थान एक डेजर्ट मतलब एक रेगिस्तानी इलाका क्षेत्र है। ज- अम, बहुत पड़ती है, लोग वहाँ मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवार बहुत मोटी होती है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है बहुत मोटी होती है, ये बहुत ध्यान रखना कि बहुत मोटी होती है। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। छतों जो है ना इसे कटीली झाड़ियों की बनी होती है। देखिए इसमें जो कई बार क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछिए यहाँ से कि जो ये जो मिट्टी के घरों में होती है, ये बहुत मोटी दीवार लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है, कटीली झाड़ी बनी होती है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन है कई बार सीटेट ने पूछा है, कई बार यहाँ से ये जो पॉइंट्स है इस पॉइंट्स में से कई बार क्वेश्चन पूछा है। तो आप इस पार्ट को जल्दी से ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद है कि कश्मीर में चाय को कहवा कहते हैं। कश्मीर में चाय को क्या कहते हैं? कहवा कहते हैं। क्या कहते हैं? कश्मीर में चाय को कहवा कहते हैं। इलायची और बादाम डालकर इसको बनाया जाता है। इसमें इलायची और बादाम डालकर इसको बनाया जाता है। क्या डालकर? इलायची और बादाम डालकर, है ना, इलायची और बादाम डालकर इसमें बनाया जाता है।
डल झील कहाँ पे है? आपको सबको पता है, डल झील कश्मीर में एक प्रसिद्ध झील है हमारे। लोग वहाँ पे मतलब हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट का मतलब ये होता है कि वो बोट मतलब नाव होते हैं, उसी पे लोग मतलब रहते हैं। एक घर टाइप का, मतलब बहुत सारे लोग वहाँ पे विज़िट करने के लिए भी जाते हैं। वो एक बहुत हमारा एक टूरिस्ट पैलेस है वहाँ पे। और वही जो डल झील है उसमें बहुत सारे टूरिज़्म को और बहुत सारे मतलब वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी, रोज़गार भी लोग उत्पन्न हुआ है उससे। तो वहाँ पे एक मेन क्या है, हाउस बोट है। डल झील कहाँ पे है? कश्मीर में है। और ये शिकारा, एक शिकार का जो एक खुली नाव है जो चंपू से चलाई जाती है। ये क्या है? मतलब चंपू से, खुली नाव है जो चंपू से चलाई जाती है। ठीक है। एक पॉइंट और है कि चार चिनारी झील कश्मीर के नीचे पहाड़ों से घिरी हुई है। देखिए इस पे थोड़ा ये पॉइंट है कि चार चिनारी जो झील है वो कहाँ पे है? वो कश्मीर के जो नीचे झील है ना, तो वो उसके नीचे पहाड़ों के नीचे घिरी हुई है। ठीक है, उसे घिरी हुई है। अब चैप्टर नंबर जो है वो 20 है, बात करेंगे हम। चैप्टर नंबर 20, बूंद बूंद से। बूंद बूंद से देखिए, बज्जू राजस्थान का एक छोटा सा गांव है। बज्जू क्या है? राजस्थान का एक छोटा सा गांव है। यहाँ हर तरफ रेत ही रेत दिखाई देती है। जब कभी रेत नहीं उड़ती तब वो कुछ घर दिख जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक आपको पहले पिछले मतलब अभी कुछ सेकंड पहले बताया था कि राजस्थान जो एक डेस्ड एरिया है, मतलब एक रेगिस्तानी इलाका है। वहाँ पे मतलब डेजर्ट बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे रेत ज़्यादा है। कभी क्योंकि आंधी तूफान मतलब यदि हवा चलती है तो रेत बहुत उड़ती है, तो जिससे क्या होती है, एक दूसरे के घर ना ओझल हो जाती है, बहुत कम दिखती है। तो जब आंधी तूफान ये सब कम चलती है तो घर एक दूसरे के दिख जाते हैं, जो हम आज के समय में, जिसको हम, जो जैसे ठंड के समय में कोहरे के टाइम पे बहुत कम दिखता है, वैसे वहाँ पे राजस्थान में मतलब धूल इतनी उड़ती है, इसको हम कहें धूल। धूल इतनी उड़ती है जो मतलब एक दूसरे को घर को कवर कर देते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि इस गांव के सभी लोग बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं और यहाँ खास तरह से किया जाता है। टैंक, एक टैंक बना होता है, क्योंकि आप देखिए कि पानी की हमारे साउथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और हमारे एक जो राजस्थान में, क्योंकि पानी का प्रॉब्लम बहुत धीरे धीरे बहुत बढ़ती जा रही है। अब 2.73% पूरे वर्ल्ड में हमारे जो ड्रिंकिंग वाटर बचा हुआ है ना। तो इसने मतलब पानी की प्रॉब्लम आगे बढ़ रही है, पॉपुलेशन इस तरीके से ग्रोथ कर रही है। तो आप उस पे देखिए कि इस तरह पे लोग बहुत सारे पानी भी बनाए। आपको 4th क्लास में भी एक साउथ के बारे में मिलेगा, 5th क्लास में भी साउथ के बारे में, चेन्नई राजस्थान मतलब तमिलनाडु में किस तरीके से, आंध्रा में कैसे एक प्रिजर्व करते हैं पानी को। तो 3rd क्लास में है ना, राजस्थान में पानी कैसे बचाते हैं, तो राजस्थान में पानी जो है ना टैंक से बचाते हैं। टैंक बनाते हैं, खास तरीके का टैंक होता है, उसको बनाकर पानी बचाते हैं। टाका बनाने के लिए आंगन में गड्ढा बनाकर उसे पक्का किया जाता है। देखिए अब टैंक कैसा होता है, एक टैंक बनाते हैं, उसके आंगन में गड्ढा करते हैं और उसको मतलब एक पक्का, मतलब ये सीमेंट से बिल्कुल पक्का कर दिया जाता है, कच्चा नहीं होता वो। और टाके को ढक्कन से बंद रखते हैं। टाके के लिए जो है ना, उसके लिए घर की छत को कुछ ढलवा बना देते हैं, जिस तरह छत से गिरी हुई बारिश की पानी नालों मतलब पाइपों से, जली हुई जैसे भी पाइपों के माध्यम से उसमें टैंकर में आकर गिर जाए, जिसमें कूड़ा कचरा कम लाया जा सके। मतलब ये होता है इस टाइप समझे कि जो राजस्थान में जितने सारे घर है वो हल्का ढलान से होती है, उसमें जैसे बारिश की पानी जो आएगी वो पाइप लगी होती है, और ऊपर ना एक फ़िल्टर लगा देते हैं, एक जिससे कि जो डस्ट वगैरह होती है वो ऊपर ही रुक जाती है और पानी जो है वो नीचे आ जाती है पाइप से। और वो जो नीचे जो आंगन में जो बनाया गया है, एक जो टैंक बनाया गया है, उस टैंक में पानी आकर स्टोर हो जाते हैं। तो जिस समय पानी बारिश नहीं होगी या पानी की समस्या होगी तो उस पानी को हम यूज़ कर लेते हैं वहाँ के राजस्थान के लोग। अब ये कि पानी की कमी एक भावनगर गुजरात में भी है। अब आप देखिए, अब करंट में जो इस साइड जो ईस्टर्न मतलब हमारे जो वेस्टर्न जो कोस्टल एरियाज़ है, जो वेस्टर्न जो एरियाज़ हैं, उसमें भी अब गुजरात में भी देखने को मिली है। गुजरात में गुजरात में एक शहर है भावनगर, तो उस भावनगर में भी पानी हमें वहाँ पे कमी देखने को मिली है। आप ये वीडियो बताएँ, देखिए आप ये वीडियो को यदि आप बार-बार देखिए, क्योंकि क्वेश्चन ना क्योंकि क्वेश्चन आपको वहाँ से पता करेगा जब आपको उनके जो कैरेक्टरिस्टिक सब कुछ पता होगा, उनकी विशेषता पता होगी। कि तो क्वेश्चन आपको कैसे भी एग्जामिनर पूछेगा तो आप बता सकते हैं। तो इसीलिए मैंने ये ना उस पॉइंट्स के फॉर्म में लाया हूँ कि उसके पॉइंट्स कैसे-कैसे है, उस पॉइंट से किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। यदि एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा तो उस क्वेश्चन को आप सही तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो।
है ना? क्योंकि वहाँ पे आपको ऑप्शन होगा, कोई आपका रिटन पेपर नहीं हो रहा है ये सीटेट में। और सीटेट में ये जो है ना, वहाँ पे 4 ऑप्शन होंगे, आप ये भी पता होगा 4 में से 1 सही है। क्योंकि ईवीएस एक ऐसा पार्ट है जो 30 में से आपको 30 में से 30 ला सकते हो, इतना ईज़ी पार्ट है ये। तो ये जो मैं 30 नंबर से 15 नंबर जो ईवीएस का करवाऊँगा अभी, 4th का भी है, 5th का भी, जो आगे वीडियो डालूँगा मैं, तो वो 15 नंबर में से आप 15 नंबर 100 में से 100 ला सकते हो, क्योंकि वो ऐसा चीज़ है, वो उसी बुक से आनी है और कहीं से नहीं। क्योंकि एक बार हुआ था दिसंबर 2018 में कि साइंस के ज़्यादा क्वेश्चन पूछ दिए थे, है ना? मतलब जो साइंस के जो 6, 7, 8 के जो लेवल तक क्वेश्चन आ गए थे उसमें, लेकिन वो बाय मिस्टेक हो गया था। तो अब ऐसा चांस नहीं होगा इस बार भी। इस बार भी 3rd, 4th, 5th के जो हमारे ईवीएस है, जो एनसीईआरटी, जो पर्यावरण अध्ययन है हमारे आस-पास, जो बुक का नाम है, उसी से क्वेश्चन अब बनने हैं। तो उसीलिए मैंने इस पूरा बुक्स का एनालिसिस करके जो मेन पॉइंट्स है, क्योंकि आपके पास कम टाइम बचा हुआ है, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो है और इसी में शॉर्ट्स, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट्स बना लीजिए और इसको या तो फिर आप वीडियो देख लीजिए, है ना? तो इस वीडियो को आप बार-बार देखिए, आपको समझ में आएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और आप ये कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, थैंक यू।